वर्मा सर, गणेश सर, कल कुछ क्वेश्चंस आपने निकाले थे। मैं वर्मा सर शायद, तो उस पर चर्चा कर ले। रेखा जी आ गई, वैसे रेखा जी आ गई। चलिए करिए सर। नहीं नहीं, रेखा मैम आ गई है जी सर। हाँ ठीक है, 728 हो गए जी। तो साथियों हम चर्चा करेंगे अभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। और रेखा जी ने कल हमें समझाया था ये जो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है उसके बारे में, दैट इज अबाउट द पासिंग ऑफ द बिल्स, कि ऑर्डिनरी बिल कैसे पास होते हैं और दूसरे बिल कैसे पास होते हैं। एंड आई थिंक सेक्शन 197 तक हमने कल कवर किया था। नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू फ्रॉम सेक्शन आर्टिकल 198 ऑनवर्ड्स। तो मैं आमंत्रित करता हूं रेखा मैम को कि वो आगे की जर्नी प्रारंभ करें। Thank you, sir. Good morning to all of you. We are discussing about the state legislature, chapter 3 of part 6 of constitution. अपन जो ऑर्डिनरी स्टेट में जो ऑर्डिनरी बिल होते हैं उनका क्या प्रोसीजर होता है वो अपन डिस्कस कर चुके हैं आर्टिकल 196, 197 में। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोसीजर ऑफ मनी बिल। आर्टिकल 198 जो मनी बिल है, धन विधेयक है, उसके संबंध में जो प्रक्रिया है उसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। तो अपन ने जो पार्लियामेंट है, जो अपन ने सेंट्रल गवर्नमेंट पढ़ी थी, सेंट्रल लेजिस्लेचर पढ़ा था, उसमें अपन ने पढ़ा था मनी बिल का जो प्रोसीजर है। तो मनी बिल का जो प्रोसीजर है या ऑर्डिनरी बिल का जो प्रोसीजर है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट में था वही स्टेट गवर्नमेंट में भी है। बस डिफरेंस इतना है कि वहाँ प्रेसिडेंट की जगह यहाँ गवर्नर है और वहाँ जो हाउस ऑफ पीपल था वहाँ यहाँ पे उसका काम लेजिस्लेटिव असेंबली करता है। तो यहाँ अपन बात कर रहे हैं आर्टिकल 198 स्पेशल प्रोसीजर इन रेस्पेक्ट ऑफ मनी। तो यहाँ बात करते हैं कि इसमें जो डेफिनेशन है मनी बिल की डेफिनेशन, वो सेम डेफिनेशन है जो आर्टिकल 110 में दी गई है। जो अपन ने सेंट्रल लेजिस्लेचर पढ़ा था उसमें अपन ने बात की थी, यहाँ मैं उसको रिपीट नहीं कर रही हूँ। फिर अपन बात करते हैं कि जो मनी बिल है उसको कैसे रखा जाता है। तो अपन ने जब सेंट्रल गवर्नमेंट में पढ़ा था, जब अपन ने सेंट्रल लेजिस्लेशन में पढ़ा था कि वहां जब वो मनी बिल रखते हैं तो उसके लिए पहले प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन की आवश्यकता होती है और उसके बाद ही जो मनी बिल है वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक ऑफ हाउस ऑफ पब्लिक में, हाउस ऑफ पीपल में रखा जाता है, उसमें इंट्रोड्यूस किया जाता है। इसी तरीके से जो यहाँ पर जब मनी बिल की बात आती है स्टेट लेजिस्लेचर में, तो यहाँ भी मनी बिल गवर्नर की रिकमेंडेशन पे रखा जाएगा और कहाँ रखा जाएगा, लेजिस्लेटिव असेंबली में रखा जाएगा। यहाँ देयर इज अ सिमिलर प्रोसीजर जो भी सेंट्रल लेजिस्लेचर है और जो स्टेट लेजिस्लेचर है। फिर यहाँ बात करते हैं कि जो काउंसिल ऑफ स्टेट है, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसमें मनी बिल नहीं रखा जाता है, लेकिन एक बार जब वो लेजिस्लेटिव असेंबली में रख दिया जाता है, वहां से पारित कर दिया जाता है, उसके पश्चात वो काउंसिल ऑफ स्टेट में रखा जाता है, उसमें सिफारिश के लिए भेजा जाता है। अब काउंसिल ऑफ जो लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट है उसका क्या रोल है, उसके बारे में अपन बात करते हैं कि एक बार जब मनी बिल है उसको लेजिस्लेटिव असेंबली से पारित कर दिया गया, उसके पश्चात वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में सिफारिश के लिए दिया गया, तो या तो लेजिस्लेटिव काउंसिल उसको मैक्सिमम 14 डेज के तक अपने पास रख सकती है और 14 डेज के बाद यदि वो उसको उस बिल को लौटाना होता है, 14 डेज के अंदर या तो वो उसमें कुछ अमेंडमेंट कर देती है या नहीं करती, और जो कुछ उसने अमेंडमेंट किए उसके साथ उसको लौटा देना चाहिए, नहीं भी वो लौटाती तो भी वो मान लिया जाता है कि उसके द्वारा पारित कर दिया गया है। यह अब ये वहाँ काउंसिल ऑफ जो लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टेट का रोल हो गया कि वह उसमें अब कुछ अमेंडमेंट कर सकती है, लेकिन अब लेजिस्लेटिव असेंबली पे डिपेंड करता है कि जब वो मनी बिल लेजिस्लेटिव असेंबली के पास वापस आता है वह उन अमेंडमेंट को एक्सेप्ट करे या ना करे। इट डिपेंड ओनली लेजिस्लेटिव असेंबली। तो लेजिस्लेटिव असेंबली जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके द्वारा जो भी सिफारिश की गई है या तो उसको कंप्लीटली एक्सेप्ट कर सकता है या फिर उसको पूरा उसको पार्शियली भी कर सकता है और या फिर उसको वो स्वीकार ना भी करे। ये तीनों उसके पास चांसेस रहते हैं।
फिर यदि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसने लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा दी गई किसी सिफारिश को एक्सेप्ट कर लिया है, तो यह मान लिया जाएगा कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली ने जो भी अमेंडमेंट्स है उनके साथ बिल को पास कर दिया है। और यदि लेजिस्लेटिव असेंबली उसको रिजेक्ट कर देती है तो भी यह मान लिया जाएगा कि जो मनी बिल है वो दोनों जो हाउसेज है उनके द्वारा पास हो गया है। और जो लेजिस्लेटिव असेंबली को और लेजिस्लेटिव असेंबली यदि 14 डेज के अंदर मनी बिल को नहीं भेजती अमेंडमेंट के साथ या अमेंडमेंट के बिना, तो भी यह मान लिया जाएगा कि उसे लेजिस्लेटिव काउंसिल ने उसको बिना किसी संशोधन के पास कर दिया गया है। और इस तरह से वह जो मनी बिल है वो दोनों लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा पास हुआ माना जाएगा। यहाँ अपन बात कर रहे हैं उन स्टेट में जहाँ की लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जहाँ नहीं है वहां तो लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा होगा ही। अब क्वेश्चन यह होता है कि लेजिस्लेटिव जो असेंबली में जो बिल रखा गया है वह मनी बिल है या नहीं, उस पर किसका डिसीजन होगा। तो यहाँ सेम प्रोसीजर होगा जैसे कि वहां पर अपन बात कर रहे थे सेंट्रल लेजिस्लेचर में, तो वहां पर जो स्पीकर ऑफ पब्लिक ऑफ हाउस ऑफ पब्लिक होता था उसका डिसीजन फाइनल होता था कि ये मनी बिल है या नहीं। उसी तरह से यहाँ पे जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका जो स्पीकर है उसका अध्यक्ष अंतिम होगा कि यह मनी बिल है या नहीं। अब कोई भी जो मनी बिल है वो जब लेजिस्लेटिव असेंबली में रखने के बाद लेजिस्लेटिव काउंसिल में भेजा जाता है और फिर उसके जो गवर्नर है उसकी असेंट के लिए भेजा जाता है, तो उस पर उस स्पीकर के सिग्नेचर होते हैं कि यह मनी बिल है। मतलब वो पहले से ही सिग्नेचर के द्वारा प्रमाणित होता है कि यह बिल जो पास किया गया है वो मनी बिल है। तो इस तरह से जो मनी बिल है उसका प्रोसीजर होता है स्टेट लेजिस्लेचर में। अब अपन बात करते हैं आर्टिकल 200 जो बात करता है असेंट ऑफ गवर्नर की जो असेंट है किस तरह से प्राप्त होती है। जैसे कि अपन उसमें आर्टिकल 111 पढ़ा था शायद जब अपने सेंट्रल लेजिस्लेचर पढ़ा था, तो इसमें अपन बात करते हैं कि जब यहाँ मनी बिल का प्रोसीजर अपन ने पढ़ लिया, उधर अपन ने ऑर्डिनरी बिल का प्रोसीजर कल पढ़ लिया। अब बात आती है कि इन दोनों को जब गवर्नर के पास भेजा जाता है उसके असेंट के लिए तो उसका क्या रोल होता है। तो आर्टिकल 200 बात करता है कि जब एक बिल को दोनों सदन के द्वारा, दोनों हाउस लेजिस्लेटिव असेंबली और जो काउंसिल है उनके द्वारा पास किया जा चुका है, उसके बाद वह गवर्नर के पास असेंट के लिए भेजा जाता है। अब गवर्नर उस पर क्या क्या कर सकता है, सेम जैसे प्रेसिडेंट का था उसी तरह से गवर्नर का भी यहाँ रोल होता है। गवर्नर या तो उस पर अपनी उसको एक्सेप्ट कर सकता है, उस पर अपनी स्वीकृति दे देगा, या फिर वह उसको रोक लेगा जैसे कि प्रेसिडेंट रोक सकता था, या फिर वह उसके। अब यहाँ पर एक प्रोविजन और है कि जो गवर्नर के पास कोई बिल आता है वह उसको प्रेसिडेंट के विचार के लिए भी सुरक्षित रख सकता है अपने पास, स्वयं उस पर डिसीजन न लेके उसके विचार प्रेसिडेंट के द्वारा उस पर कंसल्टेंसी के लिए, उस पर विचार के लिए वह उसको सुरक्षित रखता है। तो और जबकि ये और इस जो ऐसे बिल हो जो कि हाई कोर्ट में राज्य के जो भी हाई कोर्ट है उनके अधिकार या उनकी शक्तियों को प्रभावित करने वाले होते हैं, तो ऐसे बिल को आरक्षित रखना आवश्यक होता है वो प्रेसिडेंट के विचार के लिए। तो यहाँ पे गवर्नर का ये रोल होता है। फिर एक बार उसने एक बार स्वीकार कर लिया, उसको एक्सेप्ट कर लिया या फिर रिजेक्ट कर लिया, या फिर उसने प्रेसिडेंट के विचारात उसको सुरक्षित कर लिया, उसको आरक्षित कर लिया। और ऐसे बिल जो कि पर्टिकुलर हाई कोर्ट के अधिकार और शक्तियों को प्रभावित करते हैं उनको आरक्षित करना अनिवार्य है। फिर बात आती है कि एक प्रोविजन ये भी होता है कि वह उसे पुनर्विचार के लिए, वापस से रिकंसिडरेशन के लिए विधेयक को वापस कर दे। और जब जो गवर्नर है वह पुनर्विचार के लिए किसी बिल को सदन को हाउस भेजता है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, सदन यदि उस पर विचार करेगा, फिर सदन का रोल होता है कि उस पर विचार करेगा। जैसे अपन ने वहां भी बात की थी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास भेजा जाता है जब अपन ने सेंट्रल लेजिस्लेचर की बात की थी, और फिर जब उनके द्वारा विचार कर दिया जाता है वापस से प्रेसिडेंट के पास आता है, तो फिर वो प्रेसिडेंट उस पर अपनी स्वीकृति देगा ही। इसी तरह से यहाँ पर है कि सदन के पास उस पर विचार करने के लिए वापस भेजा जाता है किसी हाउस के पास, तो फिर सदन पर निर्भर, किंतु यह सदन पर निर्भर करता है कि गवर्नर द्वारा प्रस्तावित संशोधनों को वह माने या ना माने।
किंतु दोबारा यदि वही बिल अपने पूर्व रूप में या संशोधित रूप में सदनों के द्वारा, जो भी हाउस है उनके द्वारा पारित हो जाता है और राज्यपाल के पास, जो भी गवर्नर है उसके पास सिग्नेचर के लिए भेजा जाता है, तो वह उसको वापस नहीं कर सकता, वह उस पर अनुमति देगा ही, उस पर सिग्नेचर करेगा ही। तो जो गवर्नर है वह किसी भी विधेयक को, किसी भी बिल को रद्द नहीं कर सकता, उसको रद्द करने का अधिकार नहीं है। या तो वह उस पर अपनी एक्सेप्ट दे दे या फिर वह उसे प्रेसिडेंट के विचारार्थ के लिए आरक्षित कर ले। और जहाँ की जो बिल है वो राष्ट्रपति के विचार के लिए, प्रेसिडेंट के विचार के लिए आरक्षित रखा जाता है, वहां जो प्रेसिडेंट है उसके पास क्या रोल होता है, उसके पास क्या मार्ग है, उसके बारे में बात करती है। तो वह या तो उस बिल को एक्सेप्ट कर लेगा जो प्रेसिडेंट के विचार रखा गया है, या तो वह उस बिल को एक्सेप्ट कर लेगा, या फिर वह अपनी जो स्वीकृति है, अपनी एक्सेप्टेंस को रोक लेगा। और या फिर और यदि वह बिल मनी बिल नहीं है, अभी अपन ने बात की थी मनी बिल के प्रोसीजर के बारे में कि मनी बिल नहीं है, ऑर्डिनरी बिल है, तो वह पुनर्विचार के लिए उसे राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों को भेज सकता है, लेजिस्लेचर को भेज सकता है, तथा कुछ अमेंडमेंट्स जो वो करना चाहता है उसके बारे में समझा सकता है। फिर जो स्टेट लेजिस्लेचर होगी वो उस बिल को प्राप्त हो जाने के पश्चात 6 मंथ की अवधि के अंदर उस पर विचार करना होगा उसे। और यदि उसने सदन ने उसी रूप में अथवा कुछ अमेंडमेंट के सहित उसको पास कर दिया तो भी ये राष्ट्रपति पे निर्भर करता है, वह चाहे तो उस पर अनुमति दे अथवा उसको रिजेक्ट कर दे। वहां जो अपन ने सेंट्रल लेजिस्लेचर की बात की थी, तो वहां पर जो प्रोविजन था वो पर्टिकुलर ये था कि एक बार यदि वो भेज दे, एक बार वो यदि सदन के पास भेज देते हैं और पुनर्विचार के पास वो आता है, तब वो उस पर अपनी असेंट देगा ही। अब यहाँ जो अपन स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में बात कर रहे हैं, प्रोसीजर के बारे में बात कर रहे हैं कि यदि कोई बिल जो मनी बिल नहीं है, उस सिचुएशन में मनी बिल, यदि कोई बिल गवर्नर के द्वारा प्रेसिडेंट के विचारार्थ सुरक्षित रखा गया है, आरक्षित रखा गया है, और वह बिल पर्टिकुलर मनी बिल नहीं है, तो उस सिचुएशन में जो प्रेसिडेंट है वो उसको कुछ अमेंडमेंट्स वगैरह के साथ वापस से लेजिस्लेचर को भेज सकता है। फिर लेजिस्लेचर यदि उसमें उसको एक्सेप्ट करती है या नहीं करती है, वापस से उसको प्रेसिडेंट के पास भेजती है संशोधन सहित या उसी रूप में, तब भी ये प्रेसिडेंट पे डिपेंड करता है कि वह उस पर अपनी अनुमति दे या नहीं दे। ये बात करता है आर्टिकल 201। अब तो इस तरीके से मनी बिल और जो ऑर्डिनरी बिल का है पूरा प्रोसेस क्लियर होता है। पहले वो इंट्रोड्यूस होता है, फिर वो पर्टिकुलर यदि दोनों सदन है तो पास होता है उनके द्वारा, और फिर वो असेंट के लिए गवर्नर के पास जाता है, जहां गवर्नर ने उसको प्रेसिडेंट के विचार के लिए आरक्षित रखा गया है, तो वहां वो प्रेसिडेंट के पास जाता है और फिर प्रेसिडेंट उस पर जो भी अपने डिसीजन लेना है वो लेता है। इस तरीके से एक बिल का जो प्रोसेसर होता है वो कंप्लीट होता है। तो यहाँ अपन ने ऑर्डिनरी बिल की बात करी, मनी बिल की बात करी। अब अपन बात करेंगे फाइनेंशियल बिल, प्रोसीजर ऑफ फाइनेंशियल बिल। जो भी वित्तीय मामले हैं उनके बारे में जो भी प्रोसीजर है उसकी क्या प्रक्रिया है। तो यहाँ आर्टिकल 202 से 207 तक में जो प्रोसीजर ऑफ फाइनेंशियल बिल है उसके बारे में बताया गया है। तो प्रोसीजर ऑफ फाइनेंशियल बिल अपन ने सेंट्रल लेजिस्लेचर पढ़ी थी, जिसमें आर्टिकल 112 से 117 में बताया गया था। तो सेम प्रोसीजर है, वही यहाँ पर भी एक एनुअल फाइनेंशियल बजट होता है, वही बजट की बात है यहाँ पे। वहां पे सेंट्रल का होता है और यहाँ पर स्टेट का होता है। और तो इसमें आर्टिकल 202 में बताया गया है कि जो गवर्नर है वो प्रत्येक जो फाइनेंशियल ईयर होगा उसके संबंध में जो दोनों सदन है, दोनों हाउस लेजिस्लेचर के, उसके सामने अपने आर्टिकल 202 से 207 में हाँ ये बताया गया है। इसमें जो वार्षिक वित्तीय विवरण, जो एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट की अपन बात कर रहे हैं, उसके बारे में जो प्रेसिडेंट वो गवर्नर है वो प्रत्येक वित्तीय वर्ष में जो फाइनेंशियल ईयर है उसके संबंध में लेजिस्लेचर के दोनों सदन के समक्ष एक रिपोर्ट रखेगा, एक एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट रखेगा, जिसको बजट भी कहते हैं। और बजट में
फिर वही अपन ने पढ़ा था कि गवर्नमेंट बजट में जो भी गवर्नमेंट है उसकी जो भी एक्सपेंडिचर होंगे, जो भी उसकी रिसिप्ट होगी, उनका विवरण होगा, और उनको वही दो पार्ट में बताया गया है। एक तो कंसोलिडेटेड फंड, जो कि जिसके बारे में जो भी खर्चे वगैरह से रिलेटेड जो भी बातें हैं वो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में बताई गई है, और एक कुछ ऐसी बातें जो कंसोलिडेटेड फंड में से किए जाने के लिए प्रस्तावित अन्य व्यय की जो भी पूर्ति है उसके लिए जो राशि वगैरह के बारे में निर्धारित करती है वो बताई गई है। तो इस तरह से इसको 2 हेड्स में बताए गए हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि राज्य जो स्टेट कंसोलिडेटेड फंड है, जो राज्य की संचित निधि है, उस पर भारित व्यय कौन कौन से होंगे। तो अपन ने पहले तो अपन ने जो बात की थी वो जो सेंट्रल का था कंसोलिडेटेड फंड उसकी बात की थी, यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। तो इसमें उसमें प्रेसिडेंट वगैरह के लिए थे, इसमें जो गवर्नर है उसके जो भी अलाउंस है, जो भी मोलुमेंट्स है, उसके भत्ते वेतन, उसकी उपलब्धियां और भत्ते, और उसकी जो भी ऑफिस वगैरह है उससे संबंधित व्यय, और जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके स्पीकर और जो विधान पर जो काउंसिल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसकी उनके जो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन वगैरह होंगे उनके वेतन वगैरह भत्ते के बारे में बताया गया है। और डेप्ट ऋणभार जिनका दायित्व पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट पर है और जिसके अंतर्गत भी वही इंटरेस्ट आ रहा है, निक्षेप निधि आ रही है, और जो भी ऋण सेवा वगैरह से रिलेटेड मोचन से संबंधित जितने भी एक्सपेंडिचर्स है वो सारे उसमें होंगे। और हाई कोर्ट के जो भी जज है उनकी जो भी सैलरी होंगी, उनके अलाउंसेज होंगे, उनके बारे में जो भी व्यय है, जो भी खर्चे हैं उसके बारे में से बताया गया है। और किसी भी जो तो कोई भी कोर्ट ऑफ ट्रिब्यूनल है या फिर कोई भी न्यायालय है या फिर किसी उच्च न्यायालय कोई भी मध्यस्थ अधिकरण है, उसके जो भी निर्णय, उसकी डिक्री या फिर उसकी पंचायत की जो तुष्टि, उसके लिए जो भी खर्चे वगैरह होंगे उसके बारे में भी कंसोलिडेटेड फंड पर व्यय बताया गया है। और कोई अन्य ऐसे व्यय जो इस संविधान द्वारा या राज्य के विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा इस प्रकार भारित घोषित किया गया, और ऐसे कोई अन्य जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में पर्टिकुलर नहीं दिया गया है, जो सेकंड जो हेड उसकी बात करता है, उसके बारे में जो है वो भी कंसोलिडेटेड फंड पर भारित होंगे। तो इस तरीके से जो स्टेट गवर्नमेंट में जो कंसोलिडेटेड फंड है उसके बारे में अपन ने बात की। अब नेक्स्ट आता है कि जो लेजिस्लेचर है, भारत की जो लेजिस्लेचर है उसमें जो ये एस्टिमेट्स वगैरह हैं उनके संबंध में प्रोसीजर क्या है, उनकी क्या प्रक्रिया है, उसके बारे में आर्टिकल 203 बात करता है, और साथ में आर्टिकल 204 बात करता है एप्रिसिएशन बिल, जिसके बारे में अपन ने पहले भी चर्चा की थी। तो इसका प्रोसीजर वही है जो पहले था कि आर्टिकल 203 के अंदर भारत जो स्टेट की जो कंसोलिडेटेड फंड पर जो भारित व्यय है, जो भी इस पे चार्ज एक्सपेंसेज है, उनसे रिलेटेड एक एस्टिमेट तैयार किया जाएगा, और वो एस्टिमेट किसमें रखा जाएगा, वो एस्टिमेट लेजिस्लेचर के समक्ष रखा जाएगा। और उसमें लेकिन वोटिंग का, उसके जो मेंबर्स होंगे उसको वोटिंग का अधिकार नहीं होगा। पहले भी अपन ने बात की थी कि जो भी एस्टिमेट रखा जाएगा उसमें जो भी एक्सपेंसेज वगैरह बताए गए हैं उन पर वोटिंग का अधिकार नहीं होगा, लेकिन उस पर डिस्कशन का अधिकार होगा कि डिमांड ऑफ ग्रांट्स वगैरह उन पे सब पर बहस होगी। और इसमें जो पर्टिकुलर और एक्स्ट्रा खर्चों के लिए जो राज्य विधान जो लेजिस्लेचर है, वो लेजिस्लेचर के जो मेंबर है वो उसमें रख सकते हैं डिमांड ऑफ ग्रांट, जो अदर एक्सपेंसेस के लिए चाहिए तो वो पहले रखा जाएगा। तो उसके भी जो भी खर्चे हैं उसकी एक मत पर इसमें बहस होगी, उस पर डिस्कशन होगा। और अन्य खर्चे से संबंधित जो भी ग्रांट है उसकी मांग डिमांड के रूप में की जाएगी, और वो राज्य ये जो असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली, उसके सामने उसको पेश किया जाएगा। अब ये असेंबली पे डिपेंड करता है कि वह कौन सी मांग को एक्सेप्ट करती है और कौन सी मांग को वह रिजेक्ट करती है, या फिर उसमें जो भी एक्सपेंसेस बताए गए हैं उसमें वो अल्टरनेट भी कर सकती है, उसमें वो कम भी कर सकती है। तो इस तरह से जो भी डिमांड है, लेकिन ये किसी भी तरह की ऐसी कोई डिमांड गवर्नर की सिफारिश के बिना नहीं रखी जा सकती। तो वहां पर बात की थी कि प्रेसिडेंट की सिफारिश के बिना ऐसी कोई भी डिमांड है जो हाउस ऑफ पीपल में नहीं रखी जा सकती। और यहाँ ये बात की जा रही है कि गवर्नर की सिफारिश के बिना, उसकी रिकमेंडेशन के बिना इस तरह की कोई भी डिमांड ऑफ ग्रांट असेंबली में, लेजिस्लेटिव असेंबली में नहीं रखी जा सकती। फिर यहाँ पे वही एप्रोप्रिएशन बिल की बात आती है। एप्रोप्रिएशन बिल के जो कि आर्टिकल 204 बात करता है
कि जब तक कोई एप्रोप्रिएशन बिल पारित नहीं कर दिया जाता तब तक जो कंसोलिडेटेड फंड है उससे किसी भी तरह का कोई फंड नहीं निकाला जाएगा, कोई राशि उससे नहीं निकाली जाएगी। तो एक बार जो असेंबली होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली, उसके द्वारा जब एक डिमांड ऑफ ग्रांट पारित कर दी जाती है, एक खर्चों के लिए एक मांग निर्धारित कर दी जाती है, उसके बाद एक एप्रोप्रिएशन बिल पारित किया जाता है। फिर एप्रोप्रिएशन जो बिल होता है वह जो लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा जितने भी जो डिमांड रखी गई है, जो भी ग्रांट्स वगैरह अनुमोदित रखे गए हैं, और जो भी भारत की जो भी ये स्टेट है उसमें जो भी कंसोलिडेटेड फंड है या जो भी उसमें चार्ज एक्सपेंसेज है, उन सब के बारे में उस एप्रोप्रिएशन जो बिल है उसमें मनी के संबंध में जो भी धन होगा उसके विनियोग के संबंध में पूरा प्रोविजंस होते हैं। मतलब जो एप्रोप्रिएशन बिल है उसमें जो भी एक्स्ट्रा डिमांड रखी गई है और जो भी खर्चे वगैरह है उसके बारे में पूरा प्रोविजंस होता है। उस एप्रोप्रिएशन बिल के पारित होने के पश्चात ही फिर जो कंसोलिडेटेड फंड है उससे किसी तरह की राशि निकाली जा सकती है। फिर ये जो एप्रोप्रिएशन बिल एक बार पास कर दिया जाता है, एक बार रख दिया जाता है, तो उसमें किसी भी तरह का फिर कोई अमेंडमेंट नहीं हो सकता, ना उसमें किसी भी तरह की जो अनुदान राशि रखी गई है उसमें फेरफार किया जा सकता है, उसमें अल्टरनेशन किया जा सकता है, और ना ही उसकी साक्षी को बदलने में किसी भी तरह की जो कंसोलिडेटेड फंड है उससे रिलेटेड कोई है उसमें किसी तरह का अल्टरनेशन नहीं हो सकता। मतलब एप्रोप्रिएशन जब बिल रखा जाता है उसी समय पर वहां पे डिस्कशन वगैरह किया जो मांग रखी जाती है उसी समय में डिस्कशन किया जा सकता है। एप्रोप्रिएशन बिल में किसी भी तरह का कोई भी फेरफार नहीं किया जा सकता। फिर जब एप्रोप्रिएशन बिल एक बार पास हो जाता है, जिसको विनियोग विधेयक भी बोलते हैं, तब कोई भी धनराशि जो कंसोलिडेटेड फंड है उससे निकाली जा सकती है। इस सेम प्रोसीजर है जो अपन ने सेंट्रल लेजिस्लेचर के समय भी पढ़ा था। अब बात आती है अनुपूरक अतिरेक या अधिक अनुदान, आर्टिकल 205 सप्लीमेंट्री, जिसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री भी बोलते हैं, जो भी एडिशनल है, जो भी डिमांड्स वगैरह है। पहले भी अपन ने बात करी थी आर्टिकल 115 में कि यदि एप्रोप्रिएशन बिल के द्वारा कोई विशेष सेवा में जो कोई चालू वर्ष के लिए व्यय के संबंध में कोई प्रोविजन नहीं दिया गया है, कोई या फिर कोई राशि अपर्याप्त पाई जाती है, या उस वर्ष के बजट में उसको उल्लेखित नहीं किया गया है, और किसी नई सेवा पर किसी एक्सपेंसेज की आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है, तो उस स्थिति में जो गवर्नर है वह एक सप्लीमेंट्री ग्रांट, एक अनुपूरक अनुदान जो लेजिस्लेचर के समक्ष रखेगा। और अनुपूरक अनुदान मतलब जो सप्लीमेंट्री ग्रांट है और जो एप्रोप्रिएशन बिल है, उन दोनों के लिए सेम प्रोसीजर है। जैसे एप्रोप्रिएशन बिल रखा गया था उसी तरीके से ये सप्लीमेंट्री जो ग्रांट है वो रखा जाएगा। ये बात करता है आर्टिकल 204। फिर अपनी बात आती है वोट्स ऑन अकाउंट, लेखानुदान, क्रेडिट एंड एक्सपेंडिचर ग्रांट्स, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान, जिसके बारे में बात की गई है आर्टिकल नंबर 206 में। वो भी सेम प्रोसेस है जैसे अपने पहले आर्टिकल 116 में पढ़ा था कि एक बार एप्रोप्रिएशन बिल के पारित होने के बाद ही कोई भी कंसोलिडेटेड फंड है उससे कोई रकम निकाली जा सकती है, किंतु बाय चांस स्टेट गवर्नमेंट को यदि इसके पारित होने के पहले ही रुपयों की आवश्यकता हो जाती है, तो उस सिचुएशन में आर्टिकल 206 के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली में वोट ऑन अकाउंट पारित कर स्टेट गवर्नमेंट एक अग्रिम राशि मंजूर कर सकती है। अचानक किसी राशि के लिए आवश्यकता होने पर वोट ऑन अकाउंट अपवादानुदान रखा जा सकता है, जिसके बारे में ये जरूरी नहीं कि बजट के में उसके बारे में किसी भी तरह का विवरण दिया गया हो। मतलब बजट में विवरण देना सरकार के लिए यदि संभव नहीं हो पाया है और अचानक रुपयों की आवश्यकता हो गई, तो उस सिचुएशन में लेखानुदान बोलते हैं, इसको वोट ऑन अकाउंट भी बोलते हैं, वो रखा जा सकता है। फिर या फिर प्रत्यानुदान जो कि क्रेडिट एंड एक्सपेंडिचर जो ग्रांट्स होते हैं, वो भी यदि अचानक किसी बड़ी सेवा की महत्ता के लिए भी एक राशि की आवश्यकता पड़ी है और जिसके लिए भी बजट में कोई प्रावधान नहीं है, जैसे कि जो नीति निर्देशक तत्व है उससे रिलेटेड किसी स्कीम को पूरा करने के लिए कोई अचानक अप्रत्याशित मांग की आवश्यकता पड़ी, तो उस सिचुएशन में वो क्रेडिट एंड एक्सपेंडिचर ग्राउंड्स, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान रख सकते हैं। और फिर बात करते हैं कि और यदि पर्टिकुलर लेजिस्लेटिव असेंबली को किसी विशेष प्रयोजन के लिए अपवादानुदान
मंजूर करने की भी शक्ति प्राप्त है, जो कि वित्तीय वर्ष जो फाइनेंशियल ईयर है उसकी चालू सेवा का कोई भाग नहीं होता है। तो इस तरह से अपन ने देखा कि पहले ग्रांट ऑफ डिमांड ऑफ ग्रांट रख दी जाती है लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने, फिर लेजिस्लेटिव असेंबली पे डिपेंड करता है कि वो कौन से एक्सेप्ट करे, कौन से में अल्टरनेशन वगैरह करे। फिर बाद में एप्रोप्रिएशन बिल रखा जाता है, एप्रोप्रिएशन बिल के बाद किसी तरह का कोई अल्टरनेशन वगैरह नहीं होता, और एप्रोप्रिएशन बिल के बाद ही कोई राशि है वो फंड से निकाली जा सकती है, कंसोलिडेटेड फंड से। फिर बात आती है कि यदि कोई ऐसी राशि होती है, यदि कोई जिसका जो अचानक कोई राशि कम पड़ गई हो किसी स्कीम वगैरह के लिए, तो उसके लिए यहाँ पर सप्लीमेंट्री ग्रांट की बात की गई है, जो कि एप्रोप्रिएशन बिल की तरह ही लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने रखा जाता है। फिर उसके बाद में आता है कि यदि कोई ऐसा अप्रत्याशित राशि की डिमांड आ गई है सरकार के सामने, जिसके लिए उस बजट में किसी तरह का कोई विवरण नहीं दे पाए हैं, और जो अप्रत्याशित मांग की आवश्यकता हो गई, तो उस सिचुएशन में क्रेडिट एंड एक्सपेंडिचर ग्राउंड्स भी सरकार रख सकती है, और पर्टिकुलर किसी विशेष प्रयोजन के लिए भी दानोदान एक्सपेंडिचर ग्राउंड्स के भी सरकार को शक्ति प्राप्त है। तो ये यहाँ पूरा होता है। फिर अपन बात करते हैं आर्टिकल नंबर 207, जो कि फाइनेंशियल जो बिल है उनके बारे में प्रोविजंस बताते हैं। तो यहाँ भी वही फाइनेंशियल बिल जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में अपन ने पढ़ा था कि एवरी जो मनी बिल है वो फाइनेंशियल बिल है। डिफरेंस ये कि फाइनेंशियल बिल में जो अतिरिक्त विषय है उनको भी इंक्लूड किया गया है। मनी बिल के सिवाय जो एक्स्ट्रा जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो भी वित्तीय जो फाइनेंशियल बिल है उसमें इंक्लूड किए गए हैं। और प्रोसीजर में तो वो डिफरेंस था कि जो फाइनेंशियल बिल है उसमें जो मनी बिल है उसके साथ साथ अन्य विषयों को भी ऐड किया गया है। और फाइनेंशियल बिल एक ऐसा मनी बिल है जिसमें साधारण जो ऑर्डिनरी बिल है उसके भी कुछ प्रोविजंस ऐड किए गए हैं। तो प्रत्येक मनी बिल एक फाइनेंशियल बिल है, लेकिन एक फाइनेंशियल बिल मनी बिल में नहीं होता। प्रत्येक फाइनेंशियल बिल मनी बिल नहीं है। फिर यहाँ बात करते हैं कि दोनों में डिफरेंसेस क्या है और दोनों में सिमिलरिटी क्या है। तो जो मनी बिल है और फाइनेंशियल बिल है दोनों दो बातों में सिमिलरिटी रखते हैं। क्या? एक तो जो फाइनेंशियल बिल है वह भी मनी बिल की भांति केवल लेजिस्लेटिव असेंबली में ही रखा जाएगा, और दूसरा यह है फाइनेंशियल बिल भी जो गवर्नर है उसकी रिकमेंडेशन के बिना पेश नहीं किया जा सकता। तो ये तो दोनों सिमिलरिटी है फाइनेंशियल बिल एंड मनी बिल में। अब डिफरेंसेस क्या है? डिफरेंसेस ये है कि जो फाइनेंशियल बिल है उसको ऑर्डिनरी बिल की भांति फाइनेंशियल बिल ऑर्डिनरी बिल के समान है। इसमें ऑर्डिनरी बिल के समान है। इसमें जो उसमें अपन जो काउंसिल ऑफ स्टेट की बात करते हैं उसमें अमेंडमेंट वगैरह कर सकती है और एसयूटी भी दे सकती है। और फिर यहाँ पे और फिर अपन ने बात करी थी कि जो गवर्नर है वो ऑर्डिनरी बिल है, वो गवर्नर जब प्रेसिडेंट के विचार के लिए सुरक्षित रखता है, तो जो यदि ऑर्डिनरी बिल है तो वो प्रेसिडेंट पुनर्विचार के लिए लेजिस्लेचर को भी भेज सकता है। तो यहाँ ये सिमिलरिटी और डिफरेंसेस आते हैं मनी बिल और फाइनेंशियल बिल में। फिर बात आती है आर्टिकल नंबर 208 जो कि आर्टिकल 208 जो बात करते हैं जनरल प्रोसीजर की, साधारण प्रक्रिया की जो भी नियम है, तो उसमें ये बात की गई है कि जो भी लेजिस्लेचर है वो अपनी कंडक्ट ऑफ बिजनेस के लिए सेल्फ रूल एंड रेगुलेशंस बना सकती है, और उसका जो सेल्फ रूल एंड रेगुलेशंस बना सकती है। फिर यहाँ बात आती है आर्टिकल 2 अपन ने अभी बात करी कि जो भी राज्य की जो भी लेजिस्लेचर है उसमें फाइनेंशियल बिल संबंधी प्रक्रिया का अपन ने बात करी, और जो भी रूल एंड रेगुलेशन सेल्फ बना सकती है। अब आर्टिकल 210 बात करता है इसमें यूज की जाने वाली लैंग्वेज। तो यूज की जाने वाली लैंग्वेज के बारे में बात की गई है कि चैप्टर 17 में किसी बात के होते हुए भी और आर्टिकल 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए जो राज्य का जो विधानमंडल है, लेजिस्लेचर है, वह अपने कार्य राज्य या राजभाषाओं में या हिंदी या अंग्रेजी भाषा में किया जाएगा। यहाँ की जो लैंग्वेज होगी वो हिंदी या अंग्रेजी या राज्य की जो भाषा होगी वो होगी। लेकिन जो लेजिस्लेटिव असेंबली का जो स्पीकर है या फिर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो चेयरमैन है वह
वह चेंज मात्र वह उनमें उनको यह पावर है कि वह उसके मेंबर यदि अपनी भाषा को हिंदी और अंग्रेजी में नहीं रख पा रहे हैं, अपने विचारों को नहीं रख पा रहे हैं, तो वो उनकी जो मदर टंग है, जो मातृभाषा है, उसमें भी अपनी अभिव्यक्ति करने के लिए उनको स्वतंत्रता दे सकते हैं। फिर यहाँ एक बात आती है कि जब राज्य का जो विधानमंडल लेजिस्लेचर है वो अन्यथा जो एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के समय की बात है कि उससे 15 ईयर तक ये समझा जाएगा, 15 ईयर तक की अवधि तक तो ये समझा जाएगा कि जो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज की यहाँ बात की गई है, वहाँ जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो 15 ईयर्स के बाद वो लुप्त हो गई है। लेकिन मतलब 15 ईयर्स तक तो हिंदी या इंग्लिश होगी, या फिर वो मातृभाषा में जैसा कि वो स्पीकर या फिर चेयरमैन चाहे तो रिकमेंड कर सकता है। लेकिन यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें यह व्यवस्था दी गई है कि एट द कमेंसमेंट ऑफ द टाइम ऑफ द जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे 15 इयर्स तक तो के बाद यह समझा जाएगा कि जो इसमें इंग्लिश भाषा का ऑप्शन है उसको लुप्त कर दिया गया है। लेकिन कुछ स्टेट हैं जैसे हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, इन जो स्टेट है उनकी जो लेजिस्लेचर्स है उनके संबंध में यह व्यवस्था की गई है कि यह जो उपबंध है वो 15 इयर्स के स्थान पर जो 25 इयर्स है वो 25 इयर्स के लिए बाद अपना महत्व रखेंगे। मतलब 25 इयर्स तक ये माना जाएगा कि जो भाषा है वो हिंदी अंग्रेजी हो सकती है, या फिर जो भी चेयरमैन और स्पीकर डिक्लेयर करे या फिर वो छूट दे वो हो सकती है। साथ ही इसमें अरुणाचल प्रदेश और गोवा और मिजोरम राज्यों के लिए इसी अवधि को बढ़ाकर 40 इयर्स किया गया है कि जो हिंदी और अंग्रेजी की बात की गई है वो 40 इयर्स तक ये रखा जाएगा, उसके बाद में इसको लुप्त माना जाएगा इंग्लिश भाषा को लेके। अब यहाँ पे बात आती है कि जो विधानसभा में है उसमें जो डिस्कस होता है उसमें जो निर्बंधन है, जो भी रेस्ट्रिक्शंस है उसकी बात करते हैं। तो रेस्ट्रिक्शन के बारे में आर्टिकल 211 में बात की गई है कि लेजिस्लेचर में किस जो हाई कोर्ट है या जो भी हाई कोर्ट वगैरह के जो भी जज वगैरह हैं उनके द्वारा अपने कर्तव्य के पालन में किए गए किसी भी तरह के आचरण, किसी भी तरह कंडक्ट के विषय में किसी भी तरह की चर्चा लेजिस्लेटिव असेंबली में नहीं की जाएगी। मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली में जो कंडक्ट ऑफ जजेज इन हाई कोर्ट में जो अपना वो बिजनेस करते हैं उसके संबंध में किसी भी तरह के डिस्कशन पे रेस्ट्रिक्शंस रखा गया है। इसी तरीके से आर्टिकल 212 बात करता है कि जो हाई कोर्ट्स वगैरह हैं उसके द्वारा भी जो असेंबली वगैरह में लेजिस्लेचर में किसी भी तरह की कोई कार्यवाही होती है तो उस कार्यवाही की विधि मान्यता पर, उसकी अनियमितता के आधार पर, उसकी विधि मान्यता पर कोई आपत्ति नहीं की जा सकती, कोई भी नहीं की जा सकती। यहाँ पे जो असेंबली है उसका कोई भी पदाधिकारी या मेंबर जिसमें संविधान के अधीन उसकी प्रक्रिया या जो कार्य संचालन जो भी रूल और रेगुलेशन की बात आती है उनको अमेंड करने की या व्यवस्था करने की शक्ति निहित है, और उन शक्तियों के प्रयोग के विषय में किसी भी न्यायालय की अधिकारिता के अधीन वो जांच का या डिस्कशन का विषय नहीं होगा। ये बात करता है आर्टिकल 212। तो इस तरह से जो प्रोसीजर ऑफ बिल की बात आती है और फाइनेंशियल मैटर की बिल की बात आती है वो 212 तक की कंप्लीट होती है। अब अपन बात करते हैं आर्टिकल 213 ऑर्डिनेंस की, कि ऑर्डिनेंस पावर जो ऑर्डिनेंस पावर गवर्नर का जो ऑर्डिनेंस पावर है उसकी बात करता है आर्टिकल 213। उसमें भी बात की गई है कि 200 जिस तरीके से अपन ने 123 में प्रेसिडेंट को ऑर्डिनेंस की पावर थी, अध्यादेश जारी करने की शक्ति थी, उसी तरह से गवर्नर राज्यपाल की भी ऑर्डिनेंस की शक्ति है। तो उसमें यह तब किया जाएगा इसमें जब भी यदि कोई राज्य का विधानमंडल सत्र में नहीं है और राज्यपाल को मतलब तो इस बात का समाधान हो जाता है कि ऐसी सिचुएशंस आ गई है जिसमें तुरंत कार्यवाही करना जरूरी है, तो उस सिचुएशन में यदि वह आवश्यक माने तो वो ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। कब? जबकि विधानमंडल सत्र में नहीं है। फिर जिन राज्यों में 2 सदन है, जैसे भी बात की लेजिस्लेटिव असेंबली है और लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो वहां दोनों सदनों को सत्र में नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ बात करते हैं कि जो ऑर्डिनेंस जारी करने के लिए सिचुएशंस है या नहीं है, परिस्थितियां है या नहीं है,
इस संबंध में जो डिसीजन होगा, अंतिम डिसीजन वो किसका होगा, वो गवर्नर का होगा। और इस डिसीजन को न्यायालय में, किसी भी कोर्ट में किसी भी तरह से चुनौती नहीं दी जा सकती कि ऑर्डिनेंस जारी करने के लिए कोई ग्राउंड्स थे या नहीं थे। फिर यहाँ बात करता है कि अब जो गवर्नर है, क्या वो अपनी इस शक्ति का प्रयोग अपने विवेक से कर सकता है? तो यहाँ ये बात आती है कि जो गवर्नर है वह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सहायता और परामर्श से ही इस शक्ति का प्रयोग करेगा। और इसके अतिरिक्त भी जो गवर्नर है उसका अपनी इस ऑर्डिनेंस को, ऑर्डिनेंस जो पावर है उसका कुछ लिमिटेशंस बताई गई है। कौन कौन सी लिमिटेशंस है? एक तो यही है कि वह ऑर्डिनेंस तभी जारी करेगा जबकि लेजिस्लेटिव असेंबली सत्र में नहीं हो। दूसरा है जबकि दोनों सदनों की बैठक हो तो ऑर्डिनेंस उनके सामने रखा जाएगा, अन्यथा सत्र या तो दोनों जब हो तब या फिर उनके सत्र के आरंभ होने के 6 वीक के पश्चात जो ये ऑर्डिनेंस है निष्प्रभावी हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यदि इसे सदन ने स्वीकृति दे दे तो यह प्रभावी रहेगा और राज्यपाल किसी भी समय अध्यादेश वापस भी ले सकता है। या तो जो ऑर्डिनेंस है वो जब भी दोनों सदन की बैठक होगी उस समय रखा जाएगा, या तो वो उनके द्वारा पारित कर ही दिया जाएगा, और यदि वो नहीं किया जाता तो 6 वीक पर वो अपने आप समाप्त हो जाएगा। इसके साथ ही जो गवर्नर है वो चाहे तो कभी भी उस ऑर्डिनेंस को वापस भी ले सकता है। फिर यहाँ बात आती है कि जो गवर्नर है उसकी जो ऑर्डिनेंस जारी करने की जो शक्ति है, क्या वो स्टेट जो लेजिस्लेचर है उसकी शक्ति की सविस्तारी है? तो हाँ, वह उसके अगेंस्ट जाके कोई रूल नहीं बना सकती, कोई ऐसी विधि नहीं बना सकती जिसके लिए जो लेजिस्लेचर है वो विधि नहीं बना सकता। तो यहाँ पर जो लेजिस्लेचर है वो स्टेट जो राज्य सूची और जो कंकरेंट मैटर्स है उन पे बना सकता है, तो उन्हीं पर गवर्नर ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। और जहाँ पे कंकरेंट सूची के दौरान लॉ बनाने की बात आती है, वहां पर यदि जो भी ऑर्डिनेंस रखे गए हैं, जो भी विधि रखी गई है, वो सेंटर यदि पार्लियामेंट उनके ऊपर कोई विधि बनाती है तो उसके अधीन होगी, उस पर वो ओवरराइड नहीं करेगी। फिर यहाँ पर ये बात आती है कि जो ऑर्डिनेंस, गवर्नर के द्वारा जो ऑर्डिनेंस पास किया गया है वो किस सीमा तक अवैध होगा? तो जिस सीमा तक अपन ने अभी बात की कि यदि जैसे कि अपन ने लेजिस्लेचर जो विधि बनाता है, यदि लेजिस्लेचर विधि बनाने की जो सीमा है उसी लिमिट तक वो ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। फिर यहाँ पे है कि जो गवर्नर है उसको प्रेसिडेंट की भांति ही ऑर्डिनेंस को जारी करने की शक्ति प्राप्त है, किंतु कुछ सीमाएं जो गवर्नर है उसकी इस पावर पर लगाई गई है जो कि प्रेसिडेंट पर नहीं लगाई गई। कौन सी सीमाएं हैं वो? एक तो यह है कि जिन विधेयक पर ऑर्डिनेंस, ऐसे किसी मामले जो कि बताए जा रहे हैं बिना प्रेसिडेंट के निर्देश पर कोई ऑर्डिनेंस जारी नहीं कर सकता, जो मामले जिस विधेयक पर लेजिस्लेचर में पेश करने से पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी पड़ती है। मतलब ऐसा कोई भी मैटर जिसके लिए लेजिस्लेचर जो विधि बनाता है उसमें रखना पड़ता है, उसके लिए प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन की आवश्यकता होती है। उसी तरीके से ऐसे मामलों पर गवर्नर भी कोई ऑर्डिनेंस नहीं निकाल सकता बिना प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन, बिना प्रेसिडेंट के निर्देश के। फिर उस विषय पर अध्यादेश जारी करने के पूर्व राज्यपाल को राष्ट्रपति से निर्देश लेना पड़ेगा। फिर बात आती है कि जो गवर्नर है जिन विषयों पर राष्ट्रपति का विचार लेना आवश्यक समझता है उन विषय पर अध्यादेश जारी करने के पूर्व वह राष्ट्रपति से परामर्श करेगा। यहाँ भी ये बात आती है। फिर एक बात और आती है कि राज्य का जो लेजिस्लेचर है उसके द्वारा यदि कोई कोई अधिनियम पारित हो रहा है जिसमें वही प्रावधान होते हैं जिस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति की अनुपस्थिति में अधिनियम अवैध हो जाता, यदि उसे राज्यपाल द्वारा आरक्षित नहीं किया गया होता, तो इस प्रकार जारी किए गए ऑर्डिनेंस का भी वही बल और प्रभाव होगा जो राज्य के लेजिस्लेचर के द्वारा पारित एक अधिनियम का होता है। तो यहाँ इस तरीके से आर्टिकल 213 में गवर्नर की ऑर्डिनेंस पावर की बात की गई है। अब यहाँ पे 2 केस लॉ है और एक बात हो रहा है कि राज्यपाल द्वारा जारी किया गया जो ऑर्डिनेंस है वह आर्टिकल 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय पर अभिभावी भी कर सकता है। इसके संबंध में केस लॉ है। सर यदि आप टाइम दो तो अभी पढ़े या फिर नेक्स्ट। इसके संबंध में 2 केस लॉज है। एक तो है सत्यपाल दंग बनाम पंजाब। बता दें दोनों जजमेंट बता दें कौन कौन से हैं। यस सर। एक तो सर सत्यपाल दंग बनाम पंजाब ऑल इंडिया रिपोर्ट 1969 सुप्रीम कोर्ट 93, सत्यपाल दंग बनाम पंजाब ऑल इंडिया रिपोर्ट 1969 सुप्रीम कोर्ट 93, जिस और एक
जिसमें ये क्वेश्चंस उठे गए थे कि ऑर्डिनेंस और इसके अधीन पारित कोई विनियोग विधेयक की वैधता को जो चुनौती दी गई थी वो ये था कि क्या जो गवर्नर है वह उन परिस्थितियों में संविधान के अंदर ऐसा अध्यादेश जारी करने की शक्ति नहीं थी। अब इसमें केस लॉ अपन को एक बार मैं रीड कर रही हूँ। तो इसमें इस मामले में क्या था कि जो मार्च 8, 1968 को पंजाब राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष ने सदन के सत्र को 2 माह के लिए स्थगित कर दिया था और इसके फलस्वरूप जो चालू वित्तीय वर्ष के लिए विनियोग विधेयक को पारित करना असंभव हो गया था। तो इस सिचुएशन में इस संकट को समाप्त करने के लिए क्या किया, जो गवर्नर था उसने 11 मार्च 1968 को विधानसभा का सत्र अवसान कर दिया और एक ऑर्डिनेंस पारित कर दिया, जिसके कारण ऑर्डिनेंस जारी करके वो बजट और जो एप्रोप्रिएशन बिल जो विनियोग विधेयक था वो पारित किया जा सके, उसकी प्रक्रिया को भी किया गया, जिससे सारी सिचुएशंस है, सारी व्यवस्था है वो उसी समय के अंदर पूरी हो जाए, ये इसका ऑब्जेक्ट था। फिर यहाँ पे ये बात आई कि जो अध्यादेश है उसमें यह बंद था कि सदन को उसके प्रस्ताव के द्वारा ही स्थगित किया जा सकता है। 18 मार्च को सदन को पुनः सदन था उसके प्रस्ताव के द्वारा ही स्थगित किया जा सकता है और 18 मार्च को सदन को पुनः आहूत किया गया, जबकि 8 मार्च को ऑर्डिनेंस पारित कर दिया गया था। फिर सदन का सत्र प्रारंभ हुआ तो अध्यक्ष ने यह व्यवस्था दी कि सदन को बुलाया जाना अवैध था और उसके द्वारा 8 मार्च को दी गई व्यवस्था ही वैध थी। तो ऐसी व्यवस्था देकर अध्यक्ष ने सदन का परित्याग कर दिया। तत्पश्चात जो उपाध्यक्ष था उसने अध्यक्ष का मतलब स्पीकर का पद ग्रहण कर लिया और जो बजट और विनियोग विधेयक वापस कर दिया गया। तो उपाध्यक्ष ने उसे प्रमाणित किया और राज्यपाल की अनुमति के लिए भेज दिया गया। राज्यपाल ने उसे अपनी अनुमति प्रदान कर दी। अब लेकिन यहाँ पे ये इस तरह से विनियोग विधेयक पारित हुआ, लेकिन यहाँ पर इसकी जो वैधता थी उसको कई आधार पर चुनौती दी गई। क्या क्या चुनौतियां थी कि क्या जो गवर्नर था उसने उन परिस्थितियों में जिसमें संविधान के अंतर्गत ऐसा अध्यादेश जारी करने की शक्ति नहीं थी क्या गवर्नर की, क्या आर्टिकल 209 के अंतर्गत परिकल्पित विधि एक अध्यादेश द्वारा विहित की जा सकती है और क्या अध्यक्ष में अध्यादेश की वैधता पर व्यवस्था देने की शक्ति नहीं थी, क्या विनियोग विधेयक की वैधता को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि उसके पालन करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया का समुचित रूप से पालन नहीं किया गया। तो यहाँ पर जो जजमेंट दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो ये था कि जो राज्य की विधानसभा है, जो लेजिस्लेचर है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसके द्वारा पारित किए गए विनियोग विधेयक मतलब जो एप्रोप्रिएशन बिल है तथा राज्यपाल के द्वारा सदन की कार्यवाही को विनियमित करने के लिए जारी किया गया अध्यादेश संवैधानिक है। राज्यपाल की सदन को आहूत करने की शक्ति जो आर्टिकल 174 में उसे प्रदान की गई है वो सुरक्षित है, अक्षुण्ण है और इस शक्ति का प्रयोग जो गवर्नर है राज्यपाल द्वारा सदन के अध्यक्ष द्वारा दी गई व्यवस्था समाप्त करने के हेतु किया गया था, मतलब किया गया था क्योंकि अध्यक्ष की व्यवस्था सदन की कार्यवाही को रोकने के लिए तथा अनावश्यक देर करने के लिए दी गई थी और अनुच्छेद आर्टिकल 209 के अंतर्गत यदि कोई उचित समय पर वित्तीय मामलों को पारित करने के से रिलेटेड था वो यही था। और इस सिचुएशन में अन्यथा यदि यह गवर्नर के द्वारा ये कदम नहीं उठाया जाता, ऑर्डिनेंस पास नहीं किया जाता, तो जो राज्य के जो लेजिस्लेचर है उनकी जो 2 महीनों की अवधि के लिए प्रस्तुत कर देने से वित्तीय विषय, संवैधानिक तंत्र और प्रजातंत्र स्वयं ध्वस्त हो जाने की स्थिति में हो जाते। तो जो गवर्नर के द्वारा जो उस सिचुएशन में ऑर्डिनेंस पास किया गया उसको उचित बताया गया। फिर यहाँ पे ये बात थी कि यदि तत्काल राज्यपाल द्वारा सदन को पुनः आहूत कर देना अध्यक्ष की व्यवस्था से जो तंत्र बिल्कुल निष्क्रिय हो गया था सही दिशा में उठाया गया कदम था, क्योंकि इससे राज्य में प्रजातांत्रिक मशीनरी अपनी स्थिति पर आ गई थी। यदि वो नहीं उठाता तो वो पास नहीं होता, तो उस सिचुएशन में यह कदम भी उचित बताया गया। फिर यहाँ बात थी कि जो गवर्नर था उसकी सदन को आहूत करने की शक्ति तथा अध्यादेश जारी करने की शक्ति संविधान द्वारा प्रदत्त है, मतलब सदन को आहूत भी कर सकता है और अध्यादेश जारी भी कर सकता है। और इस विवाद में जो संकटकालीन परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी उसमें राज्यपाल के कृत्य का औचित्य स्पष्ट ही था। पंजाब में स्थिति यह थी कि यद्यपि सदन जो लेजिस्लेटिव असेंबली सत्र में था तथापि जो अध्यक्ष था, जो स्पीकर था, उसकी व्यवस्था से वह निष्क्रमणीय हो गया था और समय बीतना था और बजट को पास करना जरूरी था। तो इसलिए राज्यपाल ने, गवर्नर ने जो कदम उठाया वह विधान तंत्र को पुनर्जीवित करने के लिए था और संविधान में प्रदत्त शक्तियां
जो उसमें नीति उसका उपयोग करके ही उठाया था, तो वो इस तरह से उसके द्वारा लिया गया डिसीजन उचित बताया गया। और अध्यक्ष की जो, बस सर 5 मिनट का हो रहा है, अध्यक्ष की व्यवस्था पर समीक्षा करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अध्यक्ष की वह व्यवस्था, जबकि सदन उसके द्वारा स्थगित कर दिया गया था, कि राज्यपाल सदन को पुनः नहीं बुला सकता, गलत फहमी पर आधारित था। अध्यक्ष को राज्यपाल के अध्यादेश की वैधता पर निर्णय देने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। राज्यपाल की कार्यवाही की वैधता को विधानसभा के प्रस्ताव द्वारा ही चुनौती दी जा सकती है और स्पीकर इसके लिए अलाउ नहीं है। ये तो था केस सत्यपाल दंग बनाम पंजाब, जहां की जो गवर्नर ने जिस सिचुएशंस में जो ऑर्डिनेंस पारित किया था उसके सामने कई चुनौती आई थी और उसको जो सुप्रीम कोर्ट था उसने वैध बताया था। फिर एक केस आता है DC वाधवा वर्सेज बिहार राज्य 1987 सुप्रीम कोर्ट केसेस 378। DC वाधवा वर्सेज बिहार राज्य 1987 सुप्रीम कोर्ट केसेस 378। इसमें क्या था कि जो कार्यपालिका अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति का जो दुरुपयोग करती है उसके बारे में बताया गया है। इसमें जो पिटिशनर थे, जो कि एक प्रोफेसर थे, उसने एक पिटिशन द्वारा यह दिखाया कि स्टेट गवर्नमेंट ने 1967 टू 1981 के बीच में ऑलमोस्ट 256 ऑर्डिनेंस पारित किए हैं और उन्हें समय समय पर प्रोमुलगेट किए बिना करके अनिश्चित अवधि तक जीवित रखा है। और उनमें से 256 में से ओनली 69 ही ऐसे हैं ऑर्डिनेंस जिनको कि राष्ट्रपति का, जो कि प्रेसिडेंट का अनुमोदन करके पुनर्प्रख्यापित मतलब प्रोमुलगेट किया गया था। तो उक्त अध्यादेश ऑर्डिनेंस को विधानमंडल से अनुमोदन कराने का कोई प्रयास किया भी नहीं गया और नहीं किया गया। तो इस सिचुएशन में क्या बताया गया, सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि यह प्रथा जो है वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के सर्वथा विपरीत है तथा संविधान के साथ भी धोखाधड़ी और असंवैधानिक है। इसे समाप्त किया जाना चाहिए। विधि बनाना विधानमंडल का कार्य है, ना कि कार्यपालिका विधानमंडल का कार्य नहीं कर सकती। ऑर्डिनेंस पर्टिकुलर एक परिस्थिति का में गवर्नर पारित कर सकती है, अदरवाइज एग्जीक्यूटिव का कार्य विधि बनाने का नहीं है। तो ये सर इस केस में बताया गया है। तो इट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सर एंड ओवर टू यू वर्मा जी सर। थैंक यू रेखा जी, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। देखो साथियों, आज हमने चर्चा की मनी बिल के बारे में, फाइनेंशियल बिल के बारे में, ऑर्डिनरी बिल के बारे में, एप्रोप्रिएशन बिल के बारे में और लास्टली लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नर, यानी कि राज्यपाल की ये जो ऑर्डिनेंस पारित करने की शक्तियां, इसके बारे में हमने चर्चा की। तो काफी अच्छी चर्चा रही। अब मैं चाहूंगा कि कोई सेक्शन जो आपने आर्टिकल 198 टू 213 213 तक एक बार को इसको पढ़ के बता दें कि क्या उन्होंने समझा। तो गोविंद, आर यू अवेलेबल? गोविंद सालवी, गोविंद आवाज आ रही है तो सर, लेकिन शायद नेटवर्क का कोई इशू है। अच्छा। अनिरुद्ध, कैन यू डू इट? जस्ट रिवाइज फ्रॉम आर्टिकल 198 to 213 without taking much time. Just in a brief you explain this one. सर मैं ब्रीफ में बता देता हूँ। पहले हमने 198 के अंदर जो स्पेशल प्रोसीजर थे इसके अंदर, मनी बिल के अंदर, मनी बिल के बारे में हमने पढ़ा और उसके अंदर प्रोसीजर होते हैं कि क्या वो लेजिस्लेटिव काउंसिल को कवर करता है नहीं करता, और उसके आगे जितने भी थे वो हमने पढ़े। फिर 199 के अंदर हमने डेफिनेशन लिखी मनी बिल की, और हमने जो हम पहले जो आर्टिकल पढ़ के आए थे उससे हमने लिंक करा इसको 199 के अंदर। उसके बाद सर 200 के अंदर आए हम कि उसके अंदर एसेंट कब, बिल्स की एसेंट कब लगती है, कैसे वो एक्ट बनता है और जो पूरा प्रोसीजर है, गवर्नर का क्या रोल होएगा उसके अंदर, वो सब इसके अंदर दिया हुआ था। उसके बाद सर उसके बाद हमने देखा कि बिल क्या बोलते हैं, ये 212 के अंदर है ये, बिल कब रिजर्व कर सकते, रिजर्व कर हो सकता है फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, वो भी इसके अंदर दे रखा था। उसके बाद सर जो इसका
सब चैप्टर्स हैं वो बता रखे हैं। उसके बाद अलग वो सब चैप्टर्स आते हैं इसके, जो है फाइनेंशियल मैटर्स के ऊपर, प्रोसीजर इन फाइनेंशियल मैटर्स। उसमें से 202 हमने देखा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में, और उसके बाद था सर जो प्रोसीजर होगा लेजिस्लेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस्टिमेट कितना होना चाहिए, उसके बारे में 203 में बात की गई। फिर सर जो उसकी ग्रांट होगी या एक्सपेंडिचर कितना होगा उसके अंदर, वो अप्रोप्रिएशन ऑफ बिल्स जो होता है पूरा, वो 204 में आ गया। फिर कोई सप्लीमेंट्री अगर कुछ होता है उसके अंदर या कोई और एडिशनल ग्रांट्स आती है एक्सेस होता है, तो 205 के अंदर उसके बारे में बात की गई। उसके बाद सर ये पूरा फाइनेंशियल था, तो 206 के अंदर किस तरह है ना उसके ऊपर वोट क्रेडिट वोट उसके ऊपर से किस तरह ग्रांट होगी, दी जाएगी, एक्सेप्शनल ग्रांट्स क्या क्या होगी, उसके बारे में इसके अंदर दे रखा है 206 के अंदर। 207 के अंदर कोई स्पेशल प्रोविजन हो फाइनेंशियल बिल्स के ऊपर, उसके बारे में बात की गई। और फिर सर ये हमने फाइनेंशियल के बारे में बात की। उसके बाद प्रोसीजर जो जनरल प्रोसीजर होते हैं उसके बारे में हम देखा क्या रूल्स और प्रोसीजर होते हैं, वो सर 208 के अंदर था। फिर हमने रेगुलेशन के बारे में देखा कि भाई रेगुलेशन था कि रेगुलेशन ऑफ लॉ बाय ऑफ प्रोसीजर इन द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट इन रिलेशन टू फाइनेंशियल बिजनेस। तो उसके अंदर हमने बात की उसका सर लैंग्वेज क्या होगा लेजिस्लेचर का, वो था। और यस सर, उसके बाद सर जो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कोई भी जज के ऊपर भी कंडक्ट हो गया उसके ऊपर, तो वो सब जो है 211 के अंदर बात की। और क्या कोर्ट कर सकती है इंक्वायर लेजिस्लेचर की प्रोसीडिंग के ऊपर, वो 202 के बारे में बात की गई है। फिर सर हमने जो है 213 पे हम आके रुके थे, जो गवर्नर का लेजिस्लेटिव पावर है और जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स होती है गवर्नर, उसके ऊपर हम 213 के अंदर बात की गई कि कब कब लगा सकते हैं। और मैम ने 2 केस भी बताए थे उसके ऊपर। यही था। और फिर मेरा क्वेश्चन था कि एक क्वेश्चन भी था मेरा कि जो अभी रिसेंटली चल रहा है केरला गवर्नर के ऊपर, और ये जो इंटरफेस मैरिजेस के ऊपर चल रहा है, तो सर उसके ऊपर क्या मतलब क्या पोजीशन होनी चाहिए अगर क्या सर वो विड्रॉ भी कर सकता है? तो अगर विड्रॉ कर रहा है तो क्या वो ऐसे मतलब अगर वो प्रोमोगेट कर रहा है कोई ऑर्डिनेंस गवर्नर, तो क्या वो बाइंडिंग प्रेसिडेंट जो है, बाइंडिंग जजमेंट है, उसके अगेंस्ट कर सकता है या नहीं कर सकता? तो ये चीज था मेरा क्वेश्चन। थैंक यू अनिरुद्ध। वर्मा सर प्रिविलेज, कल गणेश ने कुछ विषय कल के कुछ क्वेश्चंस थे, तो आप अनुमति दो तो गणेश को सुन लें उस पर। हाँ या व्हाई नॉट। हाँ गणेश बताएं आप। यस डन वर्क। फिर अनिरुद्ध का भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ये केरला का जो क्वेश्चन है वो आज छोड़ेंगे, कल बातचीत करेंगे। केरला गवर्नर ने क्या नाम मिस्टर आरिफ मोहम्मद ने क्या किया, यही तो कहना चाह रहे हैं अनिरुद्ध। अभी सुनेंगे, पहले गणेश को सुनेंगे। थैंक यू सर, लेकिन सर मुझे कम से कम 20 मिनट लगेगी। फिर कल के लिए रख लें गणेश आपका क्वेश्चन। नहीं, मैं बोले अगर आप अनुमति दें, वर्मा सर अनुमति दें तो अभी ब्रीफ कर दूं। बाकी लोग भी नहीं है ना अभी इसमें अपने यहाँ, तो सबको ही फायदा और आपको भी सुनने का मौका मिले। हाँ सही करें राजेश जी, कल अपना रिवीजन डे भी है तो वी कैन हैव इट टुमारो। तो सर स्टार्टिंग में ले लेना फिर सर इसको। हाँ शुरू में ले लेंगे, शुरू में ले लेंगे। ठीक। अनिरुद्ध का प्रश्न सुन लेते हैं। अनिरुद्ध प्रश्न समझाओ जरा, केरल वाले गवर्नर की सबको बात पता नहीं है, जरा उसको स्पष्ट कर दो। गणेश और बाकी सब लोगों के लिए ये क्वेश्चन भी है। वीर विक्रम नोट कर लीजिएगा, ग्रुप पे डालिएगा जरा। हाँ बोले। ऐसे बहुत टेक्निकल क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। तो हुआ ये था कि गवर्नर जो था केरला के जो गवर्नर है, उन्होंने एक नया ऑर्डिनेंस निकाला जिसमें उन्होंने पुलिस एक्ट, केरला पुलिस एक्ट के अंदर 118A जो है सेक्शन ऐड करा। वो सेक्शन ये कहता था कि कोई भी अनॉयंस होता है, साइबर अनॉयंस, साइबर इंटिमिडेशन कुछ भी होती है, तो उसके लिए लायबिलिटी किसी भी बंदे के ऊपर आ सकती है और उसको 3 साल की जेल हो जाएगी। ये
ऑर्डिनेंस में निकाला था, और इसको काफी कंट्रोवर्शियल ऑर्डिनेंस था ये पहले से जजमेंट है शेयर सिंगल वर्सेस ऑफ इंडिया, जहाँ पे 66A जो आर्टिकल था उसको स्ट्रक डाउन सुप्रीम कोर्ट ने इसी ग्राउंड पे किया था। तो अब मैं ये पूछता हूँ क्वेश्चन, जो मैं सिंपल बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि क्या इस ग्राउंड के ऊपर जो पहले जिसके ऊपर पहले से ही लॉ एस्टैब्लिश्ड है, क्या गवर्नर के पास ओवरराइडिंग पावर है कि वो उसको सुपरसीड करके चले जाए और अपना एक नया ऑर्डिनेंस सेटअप कर ले? देखिए, अच्छा क्वेश्चन है कि द एक्शन ऑफ गवर्नर इज अल्ट्रा वायरस और इंट्रा वायरस, एम आई राइट अनिरुद्ध? हाँ, तो बताइए जरा, उन्होंने 118A एक नया ऑर्डिनेंस निकाला, और वो ऑर्डिनेंस क्या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की रिकमेंडेशन पे निकाला था या उनके बिना? अनिरुद्ध, ये भी बता दो जरा, कुछ ध्यान हो तो आपको। सर वो रिकमेंडेशन तो ये नहीं, बट सर वो एक्चुअली इशू ये हुआ था कि काफी आजकल जो है ट्विटर पे इतनी बातें चलती है, तो सीएम ने कहा कि इनको जो है अनॉयंस हो रहा है, ये साइबर अनॉयंस के ऊपर उन्होंने जो है ये वो मतलब ये जो ऑर्डिनेंस निकाल था। हालांकि बाद में जो है जब ये कोर्ट में गया, हाई कोर्ट गया मैटर केरला हाई कोर्ट, तो उन्होंने बाद में इसको विड्रॉ भी कर दिया कि हम इसको विड्रॉ कर ऑर्डिनेंस। बट क्वेश्चन तो यही खड़ा हुआ फिर भी कि क्या हो, मतलब क्या वो सरपास कर सकता है? क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ है, पहले भी गवर्नर और जो प्रेसिडेंट है वो सरपास करा हुआ है। बट मैं आप पूछता हूँ कि क्या ये वैलिड है, क्या ये लीगली वैलिड है? चलिए, कुछ कोई कह रहा है यदि वैलिड होता तो फिर वो वापस नहीं लेते, है ना। मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, हो सकता है आप मुझे उसमें अपडेट करें और मैं जवाब देता हूं, फिर गणेश और बाकी लोग उसको अपडेट करेंगे, दिग्विजय, और कल चर्चा भी कर सकते हैं इस पे और भी। तो मेरा ये मानना था कि पहले तो मुझे ये अभी कंफर्म नहीं है कि उन्होंने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से उनकी अनुशंसा पे किया है या अपने स्तर पे किया। He has taken this one decision on his own suo moto, or he has taken any type of recommendation from the council of minister or not. Second one, यदि उनका validation होता तो he couldn't withdraw that one, उसे withdraw नहीं करते। when issue reached before honorable high court, then he withdrawn that one। तो शायद कुछ ना कुछ तो है। बताइए बाकी लोग, दिग्विजय कुछ कहना चाह रहे हो, रेखा कुछ कहना चाह रही हो, बाकी कुछ कहना चाह रहे हो? दिग्विजय कुछ कहना चाह रहे हो इस विषय पर? थोड़ा बहुत समझ पाऊं तो अगर कोई डिमांड कानून है, मतलब आवाज साफ नहीं आ रही दिग्विजय आपकी, आवाज साफ नहीं आ रही। वर्मा सर, अनुमति दो तो इसको भी कल ले लें। 8:25 हो गए आप। हाँ ठीक है राजेश जी, 8:25 हो गए, काफी लोग निकल भी चुके, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कल थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे इसके ऊपर। थैंक यू फ्रेंड्स, हमारे आज दोनों सेशन बड़े प्रोडक्टिव रहे और देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस सीआरपीसी में भी हैं जो मैंने आपको अवगत कराए हैं, और ये क्वेश्चन जो राजेश जी ने रखा और ये अपने अनिरुद्ध ने बताया, तो ये भी काफी महत्वपूर्ण हमारे लिए जानना जरूरी है कि ऑर्डिनेंस विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या राज्यपाल कर सकता है और क्या वो उसको विड्रॉ भी कर सकता है। तो एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो कल हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। और सर मैं मेरा आज का क्वेश्चन भी डाल दूं? सर मेरा एक क्वेश्चन है। हेलो हेलो, बोले गणेश, बोले जल्दी बोले। सर एक ये मैं 202 पे आना, ये 202 पे आना चाहूंगा। जो 202 का जो सब क्लोज 3 का जो ई है, किसी न्यायालय मध्यस्थम अधिकरण के निर्णय या डिक्री की पंचाट की तुष्टि के लिए अपेक्षित राशियां। सर ये 112 का जो सब क्लोज 3 का जो एफ है, वहां जो सेंटर की जो निधि है वहीं भी ये बात करता है। तो सर ये हम कौन से पंचाट को तो सेंटर से क्लियर कराएंगे, कौन से पंचाट को स्टेट से क्लियर कराएंगे, या कौन सी राशियां सेंटर पे भारित होगी? क्योंकि दोनों जगह ये बता रखा है कि किसी न्यायालय या मध्यस्थम अधिकरण के निर्णय डिक्री या पंचाट की तुष्टि के लिए अपेक्षित राशियां। तो सर ये
कौन से पंचायत और कौन से ट्रिब्यूनल तो 202 में आएंगे और कौन से 112 में आएंगे सर, ये बड़ा कंफ्यूजन है। विक्रम नोट कर लो, वर्मा सर अनुमति देंगे, कल चर्चा करते हैं इसको। एनजीटी हुए और भी बहुत सारी चीजें हैं, उन पर जरा बात करिएगा। पाली में जब पानी बह रहा हो और पोल्यूशन हो रहा हो तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पे कोई वो लगाया जा सकता है क्या? तो उसका पैसा सरकार से पेनल्टी लगा दी गई और उस पर सरकार पैसा कहाँ से चुकाएगी? तो वर्मा सर अनुमति देंगे, कल बातचीत करेंगे इस विषय पर। ओवर टू श्री आर के वर्मा सर। हाँ, थैंक यू फ्रेंड्स। आज टाइम हो गया 8:27। हमारी काफी अच्छी चर्चा रही और ये क्वेश्चंस के बारे में हम कल चर्चा करेंगे विस्तार से, और वीर विक्रम इसमें ग्रुप में डाल देंगे जो भी क्वेश्चंस हैं। सो इन द गिवन टाइम आप थोड़ा कोशिश करें कि इनको पढ़ के आए कल, ताकि हम थोड़ा और अच्छे से चर्चा कर सकें। एंड थैंक यू ऑल फॉर टुडे। आपका दिन शुभ हो। हैव अ गुड डे। थैंक यू।